हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता जैनुल आबिदीन नाव चलाते थे और इनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। पेशे से नाविक कलाम साहब के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 5 भाई बहन वाले परिवार को चलाने के लिए पिता के पैसे कम पड़ जाते थे, इसीलिए शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए कलाम साहब को अखबार बेचने का काम भी करना पड़ा। 8 साल की उम्र से ही कलाम साहब सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे कारण ये था कि हर साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर बिना नहाए आए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज पढ़ते और इसके बाद वो सुबह 8 बजे तक रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटते थे। पढ़ने का शौक ऐसा था कि इन अखबारों को वो खुद भी पढ़ते थे। वैज्ञानिक बनने के पीछे की घटना। कलाम साहब के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे उनके 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हैं। एक बार कलाम साहब से उनके टीचर ने पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास का कोई छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाया। टीचर अगले दिन सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए जहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे। वहाँ टीचर ने उन्हें पक्षी के उड़ने का कारण समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक बताया जो उड़ने में उनकी मदद करता है। टीचर के द्वारा समझाई गई ये बात कलाम साहब के अंदर इस कदर समा गई कि उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान की दिशा में अपना करियर बनाएंगे। कैसे पहुँचे इसरो। कलाम साहब की शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, शोआर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब कलाम साहब 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में थे, उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने को लेकर इन्होंने बहुत ही अनमोल सबक सीखा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने इन्हें प्रोजेक्ट लीडर के रूप में लेकर नीची उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने को कहा था। 6 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई और इन्हें अपनी डिजाइन जमा करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एरोडायनेमिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी कलाम साहब को दी गई। टीम के बाकी 5 सदस्यों को अन्य काम सौंपे। 5 महीने बाद जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की और पाया कि इनका प्रोजेक्ट ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस पर प्रोफेसर काफी नाराज हुए। कलाम साहब ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का समय और मांगा। प्रोफेसर ने कहा, देखो आज शुक्रवार की दोपहर है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन मुझे दिखाने के लिए। अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो तुम्हें 1 महीना और मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। कलाम साहब को इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था, क्योंकि स्कॉलरशिप से ही उनकी जिंदगी चलती थी। उसके बिना तो वो अपने खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे। दिए गए 3 दिनों में काम पूरा करने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। पूरी टीम ने मिलकर काम किया, जी जान लगा दी। रात को भी ड्राइंग बोर्ड पर सिर झुकाकर नजरें गड़ाए, खाना और सोना छोड़ 24 घंटे काम में जुटे रहे। कलाम साहब ने शनिवार को केवल 1 घंटे के लिए काम से छुट्टी ली और रविवार की सुबह जब कलाम साहब लैब में काम कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि कोई वहां मौजूद है। देखा तो वो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे जो चुपचाप उनके काम का मुआयना कर रहे थे। कलाम साहब के काम को देखने के बाद उन्होंने कलाम साहब की पीठ थपथपाई और प्यार से उन्हें सीने से लगाते हुए बोले, मुझे मालूम था कि इतने कम समय में काम को लेकर मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा था और तुमसे कुछ ज्यादा ही कठिन काम करने की उम्मीद कर रहा था। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। और बाद में कलाम साहब को 1 महीने का समय भी मिला और प्रोजेक्ट भी पूरा हुआ। कॉलेज खत्म होने के बाद जब कलाम साहब ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उस समय वहाँ सिर्फ 8 सीटें खाली थीं। यहाँ कलाम साहब का 9वां नंबर आया और वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन की। एक बार DRDO में उनकी टीम बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम ने सुझाव दिया कि बिल्डिंग की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए, लेकिन कलाम साहब ने इस सुझाव को ठुकरा दिया और कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस दीवार पर पक्षी नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि पक्षियों से कलाम साहब को खास लगाव था। लेकिन वो DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उन्हें कलाम साहब की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। उसके बाद कलाम साहब का ट्रांसफर DRDO से इसरो में हुआ। इसरो में आकर कलाम साहब बहुत खुश हुए
और यहाँ उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन कुछ समय बाद DRDO द्वारा प्रबंधित एक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर 1980 के दशक की शुरुआत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का शुभारंभ किया। कलाम साहब को इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया और इसीलिए वो IGMDP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में DRDO में लौट आए। उन्हीं के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जैसे अन्य मिसाइलों का बनना सफल हुआ। उनके इस योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई। सन 1992 से 99 तक कलाम साहब रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। शिक्षा और छात्रों के प्रति लगाव। 1999 में वैज्ञानिक सलाहकार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 100,000 छात्रों से संवाद करने को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने खास तौर पर हाई स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। उनका उद्देश्य था इन बच्चों के मन में भारत के विकास की भावना को जगाना और कलाम साहब के इसी लगाव की वजह से हर साल 15 अक्टूबर यानी इनकी जयंती पर वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति। साल 2002 में कलाम साहब ने भारी मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीता। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007 तक रहा। उन्हें बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। उनके लिए ये एक आसान जीत थी और वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में सीट पाने वाले वे पहले बैचलर और पहले वैज्ञानिक थे। लेकिन सन 2012 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से मना कर दिया। जब कलाम साहब 26 मई सन 2006 स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए तो उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड में 26 मई विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण सम्मान मिला। साल 1990 में पद्म विभूषण और 1994 में विशिष्ट फेलो, 1997 में भारत रत्न और इसी साल राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार, सन 2000 में रामानुजन पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार, डॉक्टरेट की उपाधि और हूवर मेडल ASME फाउंडेशन USA द्वारा मिला। कलाम साहब को जितना शौक पढ़ने का था उतना ही लिखने का भी था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उन्हें गाने और पोएम लिखने का भी शौक था। किताबों में उनकी ऑटोबायोग्राफी जैसे विंग्स ऑफ फायर, आग की लपटें, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, द लाइफ ट्री, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स एटसेट्रा बहुत सारी किताबें थीं। 27 जुलाई सन 2015 को IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में वो एक लेक्चर दे रहे थे। शाम 6:30 बजे गंभीर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें गंभीर अवस्था में बेथाने हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे कि वो अपने जीवन के आखिरी क्षण भी छात्रों के बीच बिताना चाहते हैं और हुआ भी यही। वे छात्रों के बीच थे, अपने विचार छात्रों के साथ साझा कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर कलाम साहब की ये बातें भी हमेशा याद रखें। जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है क्योंकि वो इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना है। दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का और शिक्षकों का आदर करो, अपने देश से प्रेम करो। इनके बिना जीवन अर्थहीन है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपने देखकर ही उसे हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।